हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी क्लासेस। तो आज हम अपनी लॉजिकल रीजनिंग वाली सीरीज का ग्रेडेशन वाला चैप्टर दोबारा से लेके आए हैं। इसके हमने ऑलरेडी पहले भी एक वीडियो बनाई थी, बट वहाँ पे हमने इसका जो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट था, जो बेसिक टाइप के क्वेश्चन थे, उनको डिस्कस किया था। आज हम क्या करेंगे, उन्हीं कंसेप्ट को लेते हुए चलते हुए हम एडवांस लेवल के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और साथ के साथ हमने जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए थे, चाहे वो नाबार्ड का हो, चाहे एसबीआई का हो, चाहे आपका एसएससी का हो, यानी जितने भी अपने एग्जाम थे वहां पे जो उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी जो बेसिक वाली वीडियो है आप उसको जाके देखिए, वहाँ पे उसको समझिए कि क्या क्या कंसेप्ट हमने डिस्कस किए थे, कैसे कैसे चीज़ों को हमने बनाया था, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमने अप्रोच बताई थी। और जो लोग पहले ही उस वीडियो को दे चुके हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन बता देता हूँ आपको, ताकि आपको वो चीज़ें सब याद आ जाए। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि रिलेशन के बारे में बताया था, तो रिलेशन आई होप कि आपको सबको पता होंगे और आपने उस तरह की प्रैक्टिस भी की होगी। ठीक है। अब आते हैं हमारी मेन चीज़ पे, जो हमने मेन चीज़ें डिस्कस की। अब मेन चीज़ क्या डिस्कस करी थी, एक तो हमने कहा था कि जेंडर मेंशन की बात की थी हमने कहा था कि आप जो भी जेंडर होगा उसको मेंशन करोगे। कैसे करोगे कि अगर तो आपका मेल होगा, मेल को किससे करोगे आप, प्लस से। अगर हमने कहा था कि अगर फीमेल होगी तो फीमेल को किससे करोगे, माइनस। ठीक है। कि अगर मेल होगा प्लस से करोगे, फीमेल होगी माइनस से करोगे। ठीक है। और दूसरी चीज हमने आपको क्या बताया था, आपको बताया था कि भाई जनरेशन वाइज अरेंज होंगी चीजें सभी। ठीक है। हमने आपको बताया था कि जो भी चीजें होंगी जनरेशन वाइज होंगी, मतलब कि आपको जो भी क्वेश्चन में डाटा दिया गया होगा, उस डाटा में जितने भी लोगों के बारे में डिस्कशन की गई होगी, उन सभी को आपको क्या करना है, जनरेशन वाइज अरेंज करना है। मतलब कि जो आपके ग्रैंडफादर होंगे वो सबसे ऊपर वाले में होंगे, जो आपके फादर होंगे वो आपके ग्रैंडफादर से नीचे वाली में होंगे, जो आप होंगे आप फादर से नीचे वाली जनरेशन में आएंगे, और अगर आपके सन या डॉटर के बारे में बात करता है तो वो कहाँ पे आएंगे, वो आपसे नीचे वाली जनरेशन में आएंगे। ठीक है। इस तरह से तो हमने कहा था कि जो भी डाटा दिए जाएगा उसको आपको क्या करना है, जनरेशन वाइज अरेंज करना है। जो बड़ी जनरेशन का होगा उसे ऊपर रखेंगे, जो छोटी जनरेशन का होगा उसे नीचे रखेंगे। और मान लीजिए जो सेम जनरेशन का हो, जैसे कि फादर के साथ मदर वाली चीज, जैसे कि मदर के बारे में डिस्कस करता है तो वो कहाँ पे आएंगी, फादर वाली जनरेशन के साथ पे आएंगी। मतलब कि जो सेम जनरेशन के होंगे उनको एक ही लाइन में रखोगे, और जो बड़ी जनरेशन का होगा उसे ऊपर रखोगे, जो छोटी जनरेशन का होगा उसे नीचे रखोगे। एक और चीज कही थी कि जो कपल होगा, यानी कि जो मैरिड पर्सन होंगे, उनके बीच में आप किसे करोगे, इक्वल टू का साइन डालोगे। कि ये इक्वल टू का साइन क्या बताएगा कि इन दोनों के बीच में क्या है, हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन है। ठीक है। तो ये चीजें थी जो हमने वहां पे डिस्कस की थी और इनको हमने यूज किया था अपने क्वेश्चनों में। ठीक है। अब इन्हीं कंसेप्ट को लेके चलते हुए हम क्या करेंगे, अपने जितने भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एडवांस लेवल के क्वेश्चन, और साथ के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम वहां पे डिस्कस करने लगे। ठीक है। तो हम जब बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, तो हमने सबसे पहले जो क्वेश्चन लिया है वो कहाँ पूछा गया, आपके एसएससी सीएचएल 2019 की 11 जुलाई की सिटिंग में पूछा गया था। और वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन ऐसा था कि भाई आपको कह रहा था कि अनिल एंड अभय आर ब्रदर, स्वाति इज द डॉटर ऑफ समीर एंड सिस्टर ऑफ अनिल, हाउ इज अभय मदर रिलेटेड टू समीर। पता कि आपसे ये कह रहा है कि जो अनिल और अभय है वो क्या है, दोनों भाई हैं। जो स्वाति है वो डॉटर है, किसकी डॉटर है, समीर की, और सिस्टर है वो किसकी, अनिल की। और फिर आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि जो अभय की मदर है वो समीर से कैसे रिलेटेड होगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम वही कंसेप्ट लगाएंगे जो हमने वहां पे डिस्कस किया था। तो सबसे पहले तो आपको क्या कह रहा है कि अनिल एंड अभय आर ब्रदर, तो आपको ये कह रहा है कि जो अनिल और अभय है ये दोनों क्या है, ब्रदर है। तो ब्रदर है तो हमने दोनों को कहाँ पे रखा है, दोनों को रखा है हमने सेम जनरेशन में, और दोनों क्या है, भाई है, तो इसलिए प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है। फिर आपसे क्या कह रहा है, स्वाति इज द डॉटर ऑफ समीर एंड सिस्टर ऑफ अनिल। कह रहे कि जो स्वाति है वो किसकी डॉटर है, समीर की और सिस्टर ऑफ अनिल। तो जो स्वाति कहाँ पे आएगी, वो अनिल के साथ ही आएगी, क्योंकि वो सिर्फ सिस्टर है, और सिस्टर है तो इसलिए किसका साइन आएगा, यहाँ पे साइन आएगा यहाँ पे माइनस का।
ठीक है। और दूसरी बात क्या बोली गई थी कि जो स्वाति है वो किसकी डॉटर है, वो डॉटर है किसकी, समीर की। तो यानी कि हम क्या करेंगे, समीर को यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली थी कि अगर स्वाति समीर की डॉटर है और स्वाति अनिल की सिस्टर है, तो इस हिसाब से जो अनिल है वो भी तो क्या हुआ, वो भी तो समीर का बेटा हुआ, है ना, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है और स्वाति किसकी बेटी है, समीर की। तो इस हिसाब से अनिल भी तो किसका बेटा हुआ, समीर का बेटा हुआ। आगे क्या बोला है, तो आपको पूछना है हाउ इज अभय मदर रिलेटेड टू समीर। तो आपको पूछना है कि जो अभय की मदर है, जो अभय की जो मदर होंगी वो समीर की क्या लगेगी। अब आप एक चीज समझिए कि स्वाति, अनिल और अभय ये तीनों क्या है, भाई बहन है, और ये दोनों किसके बेटे थे, यानी बच्चे थे समीर के, और अभय भी किसका भाई था, अनिल का। तो इस हिसाब से आपका जो अभय है वो भी तो किसका बेटा हुआ, समीर का बेटा हुआ। तो उस हिसाब से आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए जो अभय की मदर है वो समीर की क्या लगेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये इसका बेटा है और ये इसकी मदर है तो ये दोनों आपस में क्या लगेंगे, हस्बैंड वाइफ। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ इज अभय मदर रिलेटेड टू समीर, तो हम कहेंगे आंसर क्या होगा हमारा, कि हम कहेंगे कि जो अभय की मदर होगी वो क्या लगेगी, वो समीर की क्या लगेगी, वाइफ लगेगी। दोबारा समझिए, आपसे ये कहा गया था कि अनिल और अभय दोनों क्या है, भाई हैं। फिर बाद में बोला गया कि जो स्वाति है वो समीर की बेटी है और अनिल की क्या है, बहन है। तो हमने कहा कि अगर स्वाति अनिल की बहन है और स्वाति समीर की बेटी है तो उस हिसाब से अनिल भी तो किसका बेटा हुआ, समीर का बेटा हुआ। फिर आगे वो बोला था कि अनिल और अभय ये दोनों क्या है, दोनों भाई हैं। तो आपसे ये पूछ रहा था कि बताइए जो अभय की मदर होगी वो समीर की क्या लगेगी। तो मैंने कहा अगर ये दोनों भाई हैं और अनिल समीर का बेटा है तो अभय भी तो किसका बेटा हुआ, समीर का बेटा हुआ। तो अभय की जो मदर है वो समीर की क्या लगेगी, तो हम कहेंगे वाइफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हमारा जो था वो क्या आया, वाइफ। ठीक है, आई होप आपको सही समझ आया हो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एसएससी सीजीएल 2019 के 14 जून के सीटिंग वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, कह रहा इन अ फैमिली ऑफ 8 पर्सन देयर आर 2 मैरिड कपल एंड ईच हैविंग 2 चिल्ड्रन। मतलब कि आपको कहता है कि एक परिवार है 8 सदस्यों का, उसमें क्या है 2 मैरिड कपल है और उन दोनों मैरिड कपल के क्या है 2-2 बच्चे हैं। तो फिर कह रहा कि बी एंड डी आर ब्रदर, कह रहे जो बी और डी है दोनों भाई हैं, एंड ईच हैज 2 चिल्ड्रन, और कह रहे दोनों के ही क्या है 2-2 बच्चे हैं। फिर आगे क्या कह रहा था कि ई इज द आंट ऑफ ए हु इज द कजन ब्रदर ऑफ सी। अब देखिए आपको कह रहा है कि जो ई है वो किसकी आंट है, ए की, और जो कि क्या है कजन ब्रदर है किसका, सी का। वैसे बता दूं मैं आपको कि कजन ब्रदर नाम की कोई चीज नहीं होती, ये हमने अपनी सहूलियत के लिए वर्ड बना रखा है। एक्चुअल में जो कजन ब्रदर है उसका जेंडर कहाँ से पता लगता है, ही और शी के, पर यहाँ पे दे रखा है तो हमें फायदा ही है। तो आपको कह रहा है कि जो ए है वो क्या है कजन ब्रदर है किसका, सी का। फिर आगे कह रहा है कि सी इज द सिस्टर ऑफ एच हु इज द कजन ब्रदर ऑफ जी। कह रहे जो सी है वो किसकी बहन है, एच की बहन है, और जो एच है वो क्या है कजन ब्रदर है किसका, जी का। आगे बता रहे हैं कि एफ इज द वाइफ ऑफ बी, तो आपको बताना है हाउ इज एच रिलेटेड टू एफ। तो आपको आंसर में क्या बताना है कि आपको ये बताना है कि जो एच का रिलेशन है एफ के साथ वो क्या है, ये आपको बताना था। ठीक है, वो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। आपको ये पता लग गया कि भी एक परिवार में 8 सदस्य हैं जिसमें 2 मैरिड कपल है और उन 2 मैरिड कपल की क्या है 2-2 बच्चे हैं। तो अगर आप टोटल सबकी संख्या करोगे तो टोटल कितना निकल के आता है, 8 निकल के आता है। तो हमें एक चीज तो पता लग रही है कि भाई एक मैरिड कपल ये हो गया, एक मैरिड कपल ये हो जाएगा, और इनके 2 बच्चे हो जाएंगे और इनके 2 बच्चे आएंगे। तो टोटल करोगे तो कितने लोग हो जाएंगे, 8 लोग हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें बस वो 2 मैरिड कपल पता करने हैं और उनके बच्चे पता करने हैं कौन से हैं। अब सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको क्या कह रहा है कि बी एंड डी आर ब्रदर एंड ईच हैज 2 चिल्ड्रन। कह रहा है कि बी और डी दोनों क्या है, भाई हैं, और दोनों के क्या है 2-2 बच्चे हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज पता लग रही है कि जो बी और डी है वो कहाँ पे आएंगे, इन दोनों में से किसी एक जगह पे आएंगे, क्योंकि उसने बोला है कि 2 मैरिड कपल थे और दोनों के 2-2 बच्चे हैं। तो हमें पता लग रहा है कि बी और डी अगर दोनों भाई हैं और दोनों के 2-2 बच्चे हैं तो दोनों कहाँ पे आएंगे, इसी से एक जगह पे आएंगे। तो यानी कि एक बी हो जाएगा और एक डी हो जाएगा। ठीक है, और बी के 2 बच्चे और डी के 2 बच्चे। अगर आपने अब ध्यान से देखिए, आपने एक जगह पढ़ी थी लाइन, एफ इज दी वाइफ ऑफ बी। कह रहे जो एफ है वो किसकी वाइफ है, बी की वाइफ है। तो एफ किसकी वाइफ हो जाएगी, बी की वाइफ हो जाएगी। ठीक, अब आगे दोबारा चलते हैं यहां से। अब कह रहा है कि ई इज दी आंट ऑफ ए।
अब यहाँ पे बोला है कि जो ई है वो किसकी आंट है, ए की। तो देखिए अब हमें पता है कि भाई बी और एफ तो मैरिड कपल हो गए, मतलब कि ये दोनों मियाँ बीवी हो गए, बट आपको कह रहा है कि जो ई है वो किसकी आंट है, ए की। तो यानी कि ई की शादी किससे हुई होगी, ए की शादी किससे हुई होगी, डी से हुई होगी। और ई किसकी आंट है, ए की आंट है, तो ऑब्वियसली बात है जो ए है वो किसका चाइल्ड होगा, इसका होगा। आगे कह रहा है ए हु इज द कजन ब्रदर ऑफ सी, और कह रहा है जो ए है वो किसका कजन ब्रदर है, सी का। तो मतलब कि अगर ये किसका कजन ब्रदर हो सकता है, अपने भाई का तो या बहन का तो होगा नहीं, तो यानी किसका होगा, अपने चाचा या ताऊ के लड़के का। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कौन बता रखा है, डी। तो यानी कि जो बोला था कि ई इज द आंट ऑफ ए हु इज द कजन ब्रदर ऑफ सी, तो सी किसका चाइल्ड होगा, वो चाइल्ड होगा किसका, डी और ई का। आगे क्या बता रहा था, सी इज द सिस्टर ऑफ एच। अब कह रहे कि जो सी किसकी सिस्टर है, एच की। तो यानी कि सी किसकी हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। अब एच उसका भाई या बहन कुछ भी हो सकता है। सी द सिस्टर ऑफ एच हु इज द कजन ब्रदर ऑफ जी, और कह रहा है कि जो एच है वो किसका कजन ब्रदर है, वो जी का ब्रदर है। तो जी कहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे। और कजन ब्रदर बोल दिया तो उसने यहाँ पे उसका जेंडर भी कंफर्म हो गया, ये आ गया। एफ इज द वाइफ ऑफ बी, उसको हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा था हाउ इज एच रिलेटेड टू एफ, तो आपको ये बताना था कि जो एच है वो एफ का क्या लगेगा। तो आप देखिए एफ और बी क्या है, दोनों मैरिड पर्सन है, मियाँ बीवी है, और जो एच है वो क्या है, उसके भाई का बेटा है। तो यानी कि एफ के लिए क्या लगा, उसके हस्बैंड के जो ब्रदर हैं उनका वो बेटा हुआ। तो यानी इसका क्या लग रहा है, वो नेफ्यू। तो एफ के लिए भी क्या लगेगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई हो, जिनको नहीं समझ आई वो दोबारा से रिपीट करके दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको क्या करना है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, जैसे हमने यहाँ पे इसको पहले उठा लिया था, तो अगर आपको ये लगे कि कोई इन्फॉर्मेशन से मेरा क्वेश्चन इजी हो जा रहा है तो आप उसको पहले यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको जैसे जैसे वो इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा उसी तरह से हम इनको क्या करते जाएंगे, अरेंज करते जाएंगे, और हमारा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से समझिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने एक और क्वेश्चन लिया है। ये आपका क्वेश्चन आया था आपके IBPS क्लर्क 2018 में। वहां पे आपको इस तरह से इन्फॉर्मेशन दी थी, क्या कह दिया था कि जी इज द मदर ऑफ एफ हु इज द स्पाउस ऑफ डी, एम इज द डॉटर ऑफ डी हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ सी, ई द सन ऑफ जी हु इज द मैरिड टू एच, ए इज द नीस ऑफ सी हु हैज नो सिस्टर, टी इज द फादर ऑफ डी एंड हैज नो डॉटर, वी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, जी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, एम इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी। अब इसके बेसिस पे आपको ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट पूछा गया था कि हाउ इज वी रिलेटेड टू एम, सेकंड पूछा गया था टोटल फीमेल, और थर्ड पूछा गया था हाउ इज एफ्स मदर इन लॉ रिलेटेड टू टी। ठीक है, तो इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको इनका आंसर बताना था। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन करने का अप्रोच भी कैसा रहेगा, सेम ऐसे रहेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कह रहा है कि G इज द मदर ऑफ F हु इज द स्पाउस ऑफ D। मतलब कि आपको ये कह रहा है कि जो G है वो किसकी मदर है, F की। तो F आपका यहाँ पे आ जाएगा और G कहाँ पे आ जाएगी, ऊपर आ जाएगा, और मदर है तो इसलिए किसका साइन आ जाएगा, फीमेल का साइन आ जाएगा। अभी F का पता नहीं है तो इस पे अभी हमने दोनों साइन लगा दिए। ठीक है, G द मदर ऑफ F हु इज द स्पाउस ऑफ D। अब कह रहे G किसकी मदर थी, F की थी, और जो F है वो किसकी स्पाउस है, D की स्पाउस है। तो मतलब कि जो F की शादी हुई होगी किससे हुई होगी, D से हुई होगी। पर D क्या है, मेल फीमेल अभी हमें पता नहीं, तो इसलिए हमने किसके साइन लगा दिए, दोनों साइन लगा दिए। आगे आपको कह रहा है कि M इज द डॉटर ऑफ D। अब आपको कह रहा है कि जो M है वो किसकी डॉटर है, D की। तो अगर वो D की डॉटर है तो ऑब्वियसली बात है वो F की भी डॉटर होगी, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है इन दोनों में से। और ये अगर M किसकी बेटी है, D की बेटी है, तो वो किसकी बेटी होगी, वो F की भी बेटी होगी। M इज द डॉटर ऑफ D हु इज ओनली ब्रदर ऑफ C। मतलब कि आपको कह रहे हैं कि जो M है वो किसकी बेटी है, D की बेटी है, और जो D है वो इकलौता भाई है किसका, C का। तो यहाँ से देखिए एक चीज तो ये पता लगी कि D का जेंडर पता लग गया कि D क्या है, मेल है। और अगर D का जेंडर पता लग गया तो हम F का भी कह सकते हैं कि F क्या होगी, फीमेल होगी। अब आपको क्या कह रहा है कि D इज द ओनली ब्रदर ऑफ C। कह रहे हैं जो D है वो इकलौता भाई है किसका, C का। अब C उसका भाई है या बहन है ये कुछ नहीं बता रहा है, बस आपको ये बता है कि
डी इज द ओनली ब्रदर ऑफ सी, के डी क्या है, इकलौता भाई है किसका, सी का। अब आगे क्या कह रहा है, ई इज द सन ऑफ जी, कह रहा है कि जो ई है वो किसका सन है, जी का, तो ई इज सन ऑफ जी, तो सन है तो यहाँ मेल पे साइन आ गया। कह रहा है ई इज द सन ऑफ जी हु इज मैरिड टू एच, तो यहाँ पे यहाँ बात जो हो रही है, अगर किसी को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो हमेशा याद रखना कि जो हु है वो हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है, अपने सबसे पास वाले नाउन प्रोनाउन के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो बोला गया है कि जी हु इज द मैरिड टू एच, मतलब कि जी की शादी किससे हुई है, एच से हुई है, तो एच से हुई है तो ये तो हमें पता ही है ऑलरेडी कि जी का जेंडर क्या है, तो ऑब्वियसली बात है एच का जेंडर क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ए इज द नीस ऑफ सी हु हैज नो सिस्टर, मतलब कि ए किसकी नीस है, सी की, तो सी की नीस है तो मतलब कि अब देखिए सी का एक ही इकलौता भाई था डी, और डी की शादी हुई थी एफ से, और उनका एक बेटा तो बेटी कौन थी, एम, और अगर ए सी की नीस है तो मतलब कि किसकी वो बेटी होगी, डी की बेटी होगी, तो यानी कि जो ए है वो किसकी बेटी हो जाएगी, इसकी बेटी हो जाएगी, ए इज द नीस ऑफ सी। और हु हैज नो सिस्टर, मतलब कि जो सी की है वो कोई भी बहन नहीं है, तो मतलब कि ऑब्वियसली बात है वो तो डी मेल है। अब कह रहे हैं टी इज द फादर ऑफ डी, अब कह रहे हैं कि जो टी है वो फादर है किसका, डी का, और अगर टी डी का फादर है तो ऑब्वियसली बात है वो सी का ही फादर होगा। टी इज द फादर ऑफ डी एंड हैज नो डॉटर। अब यहाँ से एक चीज पता और लग रही है, कह रहे जो टी किसका फादर है, डी का, और कह रहे टी का कोई भी बेटी नहीं है, तो बेटी नहीं है तो यहाँ से ये कंफर्म लगेगा कि ये जो सी है ये भी क्या होगा, मेल होगा। आगे क्या बोला है, वी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, कह रहे जो वी है वो किसकी सिस्टर इन लॉ है, एफ की। अब यहाँ पे देखिए इस चीज को समझिए, जो ये कह रहा है कि वी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, अब एफ तो ये रहा, अब एफ की एक तो शादी हुई है डी से, तो या तो ये उसकी क्या होती, ननद होती, मतलब कि उसके हस्बैंड की सिस्टर होती, तब वो उसकी सिस्टर इन लॉ लग सकती थी, पर यहाँ तो कुछ नहीं कहा। पर अब दूसरा क्या है इसका, अब कह रहे हैं कि वी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, तो यानी कि एक क्या हो सकता है कि ये इसका भाई है तो इसकी जो वाइफ हो सकती है, यानी जो उसके भाई की वाइफ है वो उसकी क्या लग सकती है, सिस्टर इन लॉ लग सकती है। तो एक केस ये हो सकता है कि वी किसकी वाइफ हो, ई की। अब कह रहे हैं कि जी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, अब कह रहे हैं कि जी के कितने चिल्ड्रन हैं, 2, तो एक तो हमें पता लग गया कौन है, एक तो एफ है और एक कौन है आपका, ई है। तो यहाँ से पता लग गया कि जी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। अब कह रहे हैं कि जी के 2 बच्चे हैं, तो कौन हो गया, ई हो गया और एफ हो गया। अब कह रहे हैं एम इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, अब कह रहे हैं कि जो एम है वो किसकी ग्रैंड डॉटर है, वो ओ की ग्रैंड डॉटर है। अब यहाँ पे देखिए एम के मदर फादर कौन थे, डी और एफ, तो एफ की मम्मी और पापा तो कौन होंगे, जी और एच, तो इन दोनों में से तो कोई ओ हो नहीं सकता, तो बचा कौन, बचा कौन उसके फादर की साइड से, फादर की साइड से एक तो टी आ गया, तो ऑब्वियसली बात है जो ओ होगी वो क्या होगी, वो टी की वाइफ होगी, तो यहाँ से ठीक है। बहुत ध्यान से बहुत समझ के आपको बनाना है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी भी जगह पे, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम देखते हैं। अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज वी रिलेटेड टू एम, कह रहे जो वी है वो एम की क्या लगेगी। अब यहाँ पे खुद देखिए कि ये तो क्या हो गया, ये इसकी वाइफ है और एफ के लिए ई क्या है, उसका भाई है, तो यानी कि ये क्या है, इसके भाई की बीवी है, और तो उसके हिसाब से जो एम है वो तो उसकी बेटी है, तो उसके लिए क्या लगेगी, वो मैटरनल। तो हमारे जो पहला क्वेश्चन था कि हाउ इज वी रिलेटेड टू एम, उसमें हमारा आंसर क्या हो जाता, मैटरनल आंट। अब आगे कह रहा है कि टोटल फीमेल, के टोटल फीमेल कितनी है, तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो हम कहेंगे जो टोटल नंबर ऑफ फीमेल है वो कितनी है आपकी, 6। फिर लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाउ इज एफ्स मदर इन लॉ, कह रहे जो एफ की मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ कौन होगी, एफ की ओ, कह रहे हाउ इज एफ्स मदर इन लॉ रिलेटेड टू टी, कह रहे जो एफ की मदर इन लॉ है वो टी से क्या लगेगी, तो ऑब्वियसली बात है हमें बता था कि जो एफ की मदर इन लॉ कौन बन रही है, ओ, और ओ के लिए टी क्या है, उसके हस्बैंड है, तो उसकी वो क्या लगेगी, वाइफ लगेगी, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन IBPS में आया भी हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से
धीरे धीरे समझते हुए आपको सॉल्व करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आपसे गलती हो सकती है। एग्जाम को करते हुए आपको ये नहीं देखना कि मुझे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। आपको सिर्फ वो क्वेश्चन करने होते हैं जिनके आपको ये पता हो कि श्योर पता हो कि भाई ये मेरा क्वेश्चन सही होगा, और दूसरी बात ये क्वेश्चन मेरा जल्दी होगा। तीसरी बात, आपको अपनी कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए चलना है कि आपको ये देखना है कि भाई मुझे मेरा सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए, मेरी कट ऑफ। आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन करोगे या पूरा पेपर करोगे तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल कट ऑफ जो चलती थी पहले, ठीक है, अभी भी कई एग्जाम में चलती है, कईयों में नहीं चलती, वो चेंज अकॉर्डिंग टू एग्जाम देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपनी कट ऑफ लेके चलनी है कि भाई मुझे इतनी कट ऑफ को सबसे पहले तो क्लियर करना है। पहला आपका टारगेट होना चाहिए एग्जाम में कि मैं कट ऑफ को क्लियर करूं। उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें हम वो क्वेश्चन करेंगे जो हमारी रैंकिंग बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपका एग्जाम को करने का तरीका बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। आपको जरूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, नहीं, ये गलती आप बिल्कुल मत करना। वो हो जाए अच्छी बात है, पर आपका टारगेट ये कभी नहीं होना चाहिए कि मुझे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको ये करनी है कि मेरा इतने पेपर में इतने क्वेश्चन कर दूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। वो सिलेक्शन के लिए आपको कितने क्वेश्चन करने हैं वो आपको अपने एग्जाम में देखना पड़ेगा कि भाई कितने कितने क्या, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर नहीं समझ आया हो तो आप दोबारा से समझिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था मैं मानता हूँ, पर अभी इसी में अगर आपको ये कॉम्प्लिकेशन लग रही है तो अभी हम और एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे जाने लगे हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी और हो सकती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ध्यान से, बहुत धीरे धीरे चीज़ों को समझिए, देखिए कि कैसे कैसे हमने चीज़ों को जोड़ा है, कनेक्ट किया है, और उसी हिसाब से अपने क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप समझिए, इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिया है। वो क्वेश्चन है आपके IBPS PO 2070 से है। अब इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई थी, आपको कहा गया था कि ABCD आर 4 मेल हु आर मैरिड टू 4 फीमेल PQRS बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। तो आपको ये कहता है कि ABCD क्या है, 4 मेल है जिनकी शादी किससे हुई है, 4 फीमेल से हुई है PQRS। पर जरूरी नहीं है कि A की शादी P से हो या B की Q से, वो किसकी शादी किसी से भी हो सकती है। बस ये आपको ये बताया कि ये 4 मेल है, ये 4 फीमेल है, इनकी आपस में शादी हुई है। फिर कह रहा है UXYWZ आर 5 चिल्ड्रन हु बिलोंग टू दीज 4 कपल। अब आपको कह रहे हैं कि भाई UXYWZ ये 5 बच्चे हैं, और ये 5 बच्चे किनके बिलोंग करते हैं, इन 4 कपल की, ठीक है। फिर उसके बाद उसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, इन सभी इन्फॉर्मेशन को मिला के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको बताना होगा कि भाई किसका किसके साथ किस तरह का रिलेशन होगा। वो क्वेश्चन हम क्या आए थे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम सिर्फ ये डिस्कस करने लगे हैं कि किसका किसके साथ क्या रिलेशन है और किसको हम किसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बोला गया कि भाई 4 कपल हैं और उन 4 कपल के क्या है, 5 बच्चे हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो कि 4 कपल बना लो, 1 2 3 और 4। इसमें से ये दोनों एक कोई होगा, एक ये कोई दोनों होगा, एक ये दोनों में से कोई एक होगा, और एक ये, ठीक। और किसका किसके साथ होगा हमें अभी वो नहीं पता है। अब आगे सबसे पहले क्या कह रहे हैं, B is married to S who does not have any child। कह रहे हैं B की शादी किससे हुई है, S से हुई है, और जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं है। तो हमें पता है कि B क्या है, मेल है, तो B कहाँ देंगे, यहाँ पे, और S क्या आ जाएगी यहाँ पे, फीमेल। और कह रहे हैं कि उन दोनों का कोई चाइल्ड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी चाइल्ड नहीं है। अब आपको क्या कह रहे हैं कि U is the only son of Q who is not married to A। कह रहे हैं U किसका इकलौता बेटा है, Q का। तो Q का हम यहाँ रख सकते हैं, सॉरी, U is the only son of Q। अब इस चीज से कंफ्यूज मत होना, उसने सिर्फ ये बोला है कि only son of Q, उसने ये नहीं बोला only child। अगर only child होता तब बात अलग हो जाती है, पर उसने सिर्फ ये बोला only son। तो मतलब कि U का और कोई बेटा नहीं हो सकता, पर बेटी हो सकती है, तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। बट आगे उसने बोला कि Q who is not married to A, मतलब कि Q की शादी A से नहीं है, तो मतलब कि इस वाली जगह पे A आपका नहीं आ सकता, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि W and X आर सिबलिंग और डिफरेंट जेंडर। मतलब कि W और X ये क्या है, दोनों भाई बहन है, ये दोनों बहनें हैं, जो दोनों भाई हो सकते हैं। कुछ ये सिबलिंग है, मतलब कि सिबलिंग हम किसके लिए यूज करते हैं, भाई बहन के लिए। तो वो ये कह रहे हैं कि W and X आर सिबलिंग और डिफरेंट जेंडर। तो यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया कि डिफरेंट जेंडर, तो मतलब कि W और X में से एक भाई या एक बहन है, ठीक है। कौन क्या है वो नहीं अभी बताया। तो इस चीज को आप ऐसे अलग से लिख सकते हो कि W और X ये दोनों में से कोई एक क्या हो सकता है, भाई बहन हो सकता है, ठीक। आगे कह रहे हैं C दी फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन। कह रहे जो C है वो क्या है, 2 बच्चों का फादर है। अब हम ये नहीं कह सकते कि WX उसी के चाइल्ड है, नहीं।
हमें सिर्फ ये बताया कि भाई सी क्या है, फादर है किसका, 2 बच्चों का। वो 2 बच्चे कौन से हमें नहीं पता, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। आगे क्या कह रहे हैं, वाई इज द डॉटर ऑफ आर हु डज नॉट हैव एनी अदर चिल्ड्रन। कह रहे हैं वाई किसकी बेटी है, आर की। वाई बेटी है किसकी, आर की। एंड आर हु डज नॉट हैव एनी अदर चाइल्ड, मतलब कि आर का और कोई चाइल्ड नहीं है, मतलब कि आर का सिर्फ एक ही चाइल्ड है, कौन, वाई। अब कह रहा है ए हैज 1 डॉटर एक्स। अब कह रहा है कि ए की एक डॉटर है एक्स। अब यहाँ पे देखो, हमने कहा था कि ए यहाँ नहीं आ सकता, ए या तो यहाँ आ सकता था या फिर ए यहाँ पे आ सकता था, पर हमें क्या बोला गया, ए हैज 1 डॉटर एक्स। कह रहे ए की एक बेटी है एक्स। तो अगर ए को मैं यहाँ पे रखता हूँ तो खुद समझिए, तो यहाँ पे मुझे क्या रखनी पड़ेगी, एक्स रखनी पड़ेगी। और उसने पिछली लाइन में बोला गया है आर हु डज नॉट हैव एनी अदर चाइल्ड, मतलब कि आर का और चाइल्ड नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि ए आपका यहाँ पे नहीं आएगा, ए आपका यहाँ पे आएगा, तो एक्स कहाँ पे आ जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। और वो डॉटर ने बोली है तो इसलिए एक्स यहाँ पे आ जाएगी। और हमें पता है कि डब्ल्यू और एक्स दोनों क्या थे, सिबलिंग थे, तो इस वजह से डब्ल्यू कहाँ पे आ जाएगा, आपका यहाँ पे, और वो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। अब बचा कौन, जेड इज द सिस्टर ऑफ यू। अब कह रहे हैं कि जो जेड है वो किसकी सिस्टर है, यू की, तो जेड से किसकी सिस्टर हो जाएगी, यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौन सी चीज रहेगी, फादर वाली बात। अब आपको कहता है कि सी इज द फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन। अब कह रहा है कि सी 2 बच्चों के फादर थे, तो 2 बच्चे वाले तो कौन थे, यू और जेड, और एक्स और डब्ल्यू। पर एक्स और डब्ल्यू के फादर तो कौन है, ऑलरेडी ए हो चुके हैं, तो बच्चा कौन, सी। तो सी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, और जैसे सी यहाँ पे आएगा डी यहाँ पे आ जाएगा, तो बचे कौन आपका, पी के पी बचा, तो पी यहाँ पे। तो इस तरह से, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आईपीएस में भी आया था, जैसे कि हमने डिस्कस किया। तो क्वेश्चन बड़ा है, इसलिए देख के आपको घबराना नहीं है बस, ठीक है। बस आपको क्या करना है, जो चीज़ हमने आपको समझाई है, जो कंसेप्ट आपको समझाए, उन्हीं कंसेप्ट को फॉलो करते हुए आपको सब चीज़ों को अरेंज करते हुए चलना है। ठीक, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे वो इन्फॉर्मेशन देता जा रहा है, आपको उनको अरेंज करना है। कुछ क्लू देगा, कुछ आपकी कंफर्म इन्फॉर्मेशन देगा, उन सबको कंबाइन करना है और अपने क्वेश्चन को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे देख लेते हैं उसने क्वेश्चन क्या क्या पूछे थे, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इस वाले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी बॉयज आर देयर, मतलब कि टोटल कितने बॉयज हैं। तो देखिए काउंट करते हैं, 4 तो हमें पता है सीधे सीधे, ये 4 तो क्या है, मेल, सीधे यही आ गए, और एक 5 और एक 6, तो मतलब कि 4 ये, एक 5 और एक 6, तो हम कहेंगे टोटल बॉयज कितने थे यहाँ पे, 6। फिर आगे कह रहा था कि हु इज द फादर ऑफ जेड, कह रहे जेड के फादर कौन थे। अब जेड कहाँ पे, ये रहा, और जेड के फादर कौन है, सी, तो हम कहेंगे जेड के फादर कौन थे, सी, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सी। और थर्ड क्वेश्चन था आपसे कि हु इज द फॉलोइंग कपल, कह रहे हैं ये 4 दिए गए थे, आप में पूछा गया था कि कौन सा कपल है। तो एक और डीपी है, नहीं है, सीएस है, नहीं है, बीआर है, नहीं है, एपी है, हाँ यही है, देखो एपी हमारा कपल था, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एपी। तो अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो क्वेश्चन बाद में आपको आंसर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो तो सेकंड में भी खत्म हो जाएगा। मेन काम होगा ये चीज़ ड्रॉ करनी। अगर ये चीज़ अच्छे से ड्रॉ होगी तो फिर आपका क्वेश्चन श्योर क्या होगा, सही होगा, और उसको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से बनाना है, बहुत धीरे धीरे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस चीज़ को समझते हुए। ठीक है, चलिए अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिया है, ये आपके आया था एसबीआई पीओ 2019 में। अब इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि 8 पर्सन आरुषि, बबली, चरण, दिनकर, एडवर्ड, फैंसी, गनी एंड हरी कंसिस्ट ऑफ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन। मतलब कि कह रहे कि 8 लोग हैं और इन 8 लोगों से मिला के एक फैमिली बनती है जिसमें क्या है, 3 जनरेशन है। ठीक है, सच दैट देयर आर 3 फीमेल्स एंड 2 मैरिड कपल इन दी फैमिली। और कह रहे इनमें क्या है, 3 फीमेल है और 2 क्या है, मैरिड कपल है। कह रहा है फॉर एवरी पर्सन ऑफ द फैमिली आइदर बोथ और बोथ ऑफ द पेरेंट्स आर अलाइव। मतलब कि ऐसा कहा गया है कि इस फैमिली में जो भी पर्सन है उसके या तो दोनों पेरेंट्स अलाइव है या दोनों भी आपके नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है चरण सिस्टर इन लॉ इज मदर ऑफ गनी, हरी इज एंड मैरिड फीमेल, गनी's मदर डज नॉट हैव एनी सिबलिंग। इस तरह से कुछ आपको क्या दी गई है, इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब आपको क्या करना था, आपको इन इन्फॉर्मेशन को पढ़ के पहले तो क्वेश्चन का एक मॉड्यूल तैयार करना था कि भाई किसका किसके साथ कैसा रिलेशन है, और फिर उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको आंसर करना था। तो सबसे पहले हम क्या करने लगे, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे कि किसका किसके साथ कैसा रिलेशन रहेगा, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि भाई जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका आंसर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको ये क्या करना है कि 3 जनरेशन दे रखी है, तो 3 जनरेशन को आप ऐसे कर सकते हो, 1, 2 और 3। ठीक है, ये 3 जनरेशन होंगी, और उसमें कह रहा है कि भाई 3 फीमेल हैं
तो 3 फीमेल आपकी यहाँ पे आ रही, और कह रहे हैं कि 2 मैरिड कपल हैं तो 2 मैरिड कपल भी आ गए। ये आ गया आपके पास। अब इसके बाद वो पेरेंट्स वाली बात थी, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब सबसे पहले क्या बोला था कि चरण सिस्टर इन लॉ इज द मदर ऑफ गनी। अब कह रहे हैं कि चरण की जो सिस्टर इन लॉ है, मतलब कि क्या हो सकती है, उसकी भाभी हो सकती है, ठीक है, और उसकी नंद भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पर आपको कह रहे हैं कि चरण सिस्टर इन लॉ इज द मदर ऑफ गनी। कह रहे जो चरण है कोई पर्सन है, तो ये आपकी पहली इंफॉर्मेशन है। क्या कह रहे कि जो चरण सिस्टर इन लॉ है वो मदर है किसकी, गनी। एक बात यहाँ आ गई आपके पास। कह रहे कि चरण की जो सिस्टर इन लॉ है वो किसकी मदर है, गनी की। सेकंड क्या कह रहा है, हरी इज दी अनमैरिड फीमेल। कह रहा है कि जो हरी है वो क्या है, एक अनमैरिड फीमेल है। तो ये दूसरी इंफॉर्मेशन आ गई। कह रहा है कि जो हरी है वो क्या है, आपकी अनमैरिड क्या है, फीमेल है। फिर कह रहा है गनी मदर डज नॉट हैव एनी सिबलिंग। कह रहा है कि गनी की जो मदर है उसका कोई भी क्या है, भाई बहन नहीं है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि आरुषि इज दी फादर इन लॉ ऑफ फैंसी। तो इसको आप यहाँ पे बना सकते हैं। थर्ड जो इंफॉर्मेशन दी है, क्या आरुषि इज दी फादर इन लॉ। आरुषि क्या है, फादर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आएगा आरुषि दी फादर इन लॉ ऑफ फैंसी, और वो किसका है, फैंसी का फादर इन लॉ है। हु इज दी मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन। और कह रहे जो फैंसी है वो क्या है, 2 बच्चों की मदर है। अब आप खुद देखिए, क्या मैं इसको ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, इस इन्फॉर्मेशन को इस इन्फॉर्मेशन करके आपको ये पता कि आरुषि क्या आ गई, सबसे ऊपर वाली जनरेशन, उसके नीचे कौन आ गया, फैंसी, और उसके नीचे कौन आ गया, तुम। तो यानी कि आप ये मान सकते हो कि आरुषि को कहाँ रख सकते हैं हम, क्या रख सकते हैं, और वो क्या है, मेल है। और फैंसी को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। और एक और चीज बोलेगी कि फैंसी के कितने हैं, 2 बच्चे। अब इसमें से आप खुद सोच के देखिए कि आपको बोला गया था कि भाई चरण की जो सिस्टर इन लॉ है उसके एक चाइल्ड है, और हरी क्या है, एक अनमैरिड फीमेल है। और आपको बोला गया कि आरुषि फादर इन लॉ है किसका, फैंसी का, और फैंसी के 2 बच्चे हैं। तो हमें पता है कि भाई गनी तो कहाँ पे आएगा, नीचे सबसे छोटी वाली जनरेशन में। तो गनी को तो यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि जो फैंसी है वो क्या है, जो बोला था आरुषि फादर इन लॉ फैंसी हु दी मदर, मतलब कि फैंसी क्या हो जाएगी, उनकी मदर हो जाएगी किसकी, गनी की। और चरण भी कहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा। फिर चरण कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ। कह रहे बबली इज दी ग्रैंड मदर ऑफ गनी। अब कह रहे कि जो बबली है वो ग्रैंड मदर है किसी, गनी की। तो हमें पता है कि गनी की मदर कौन है, फैंसी, और वो इसके फादर इन लॉ कौन है, आरुषि। और कह रहे कि गनी की ग्रैंड मदर है कौन, बबली। तो बबली ऑब्वियस सी बात है किसकी वाइफ हो जाएगी, बबली किसकी वाइफ हो जाएगी, आरुषि की। ठीक है, क्लियर होगा ना, ये समझ आया ना कि नहीं। पहले तो हमने क्या किया, आरुषि, फैंसी और गनी को अरेंज कर दिया। बाद में बोला गया कि गनी की जो ग्रैंड मदर है बबली, उसको हमने आरुषि के साथ कनेक्ट कर दिया कि भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर ये फैंसी है उसकी मदर है, और फैंसी के फादर इन लॉ कौन है, आरुषि है, और बबली उसकी ग्रैंड मदर है, तो यानी कि बबली किसकी वाइफ हो जाएगी, आरुषि की हो जाएगी। और उसके साथ साथ बोला गया कि बबली इज द ग्रैंड मदर ऑफ गनी हु इज नेफ्यू ऑफ दिनकर। मतलब कि गनी किसकी नेफ्यू है, दिनकर। ठीक, अब बचा कौन, हरी। तो हमें पता है कि भाई हरी कहाँ आ सकता है, यहाँ तो आ नहीं सकता। क्यों, क्योंकि हरी तो क्या है, फीमेल है, और यहाँ पे होगी नहीं, तो बची क्या आपकी, हरी कहाँ पे आ जाएगा। और आपको ये भी तो बोला गया था कि भाई गनी की जो मदर है फैंसी, उसके 2 बच्चे हैं, तो यहाँ पे से क्या बचा आपका, एक ही बचा, हरी, तो इसलिए इसने यहाँ पे आ गया। तो हमें 8 लोग दिए गए थे, बचा कौन आपका लास्ट में, एडवर्ड। तो यानी कि एडवर्ड क्या हो जाएगा आपका, फैंसी का हस्बैंड। ठीक है, और आपको एक और चीज बोली गई थी कि इस फैमिली में 3 फीमेल हैं। एक आपकी कौन होगी, बबली, एक कौन होगी आपकी, फैंसी, एक कौन हो गया आपका, हरी। तो ये 3 फीमेल होगी, तो ऑब्वियसली बात है बाकी सब के सब क्या होंगे, मेल होंगे। तो दिनकर भी आपका मेल होगा, और आपका चरण भी क्या होगा, आपका मेल। ठीक है, दोबारा समझिए, हमने क्या कहा, हमने सबसे पहले कहा कि चरण की जो सिस्टर इन लॉ है उसकी वो क्या है, मदर है किसकी, गनी की। सेकंड हमने कहा कि हरी एक अनमैरिड फीमेल है, उसको रखा। और थर्ड हमने कहा था कि भाई आरुषि क्या है, फादर इन लॉ है फैंसी का, और फैंसी क्या है, 2 बच्चों की मदर है। तो इसको
इसको और इन दोनों को, थर्ड और फर्स्ट को जब हमने कंबाइन करके देखा तो हमें देखा कि भाई आरुषि कहाँ पे आएगा हमारी थर्ड जनरेशन वाली में, फैंसी कहाँ पे आएगी आपकी सेकंड वाली जनरेशन में, और गनी जो फैंसी की बेटी थी या बेटा था जो भी था, बेटा ही आएगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो वो कहाँ पे आएगा थर्ड जनरेशन में। तो इसको हमने इस तरह से अरेंज कर लिया। फिर आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी थी उसको हमने अरेंज करके हमारा ये फाइनल आंसर आ गया कि आरुषि और बबली ये एक मैरिड कपल है, फैंसी और एडवर्ड ये दोनों एक कपल है। फैंसी जो क्या है सिस्टर इन लॉ है किसकी, चरण की, तो चरण, एडवर्ड और दिनकर ये तीनों क्या हैं, ये तीनों भाई हैं, और फैंसी के दो बच्चे हैं, हरी और गनी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व, ठीक है। अब इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे हम उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व देख लेते हैं। तो ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन थे जो इस क्वेश्चन से पूछे गए थे, अब हमने रफ कर दिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हाउ इज हरी रिलेटेड टू आरुषि, मतलब कि जो हरी है वो आरुषि के साथ किस तरह का रिलेशन रखता होगा, यानी कि वो उसका क्या लगता होगा। तो देखिए हरी कहाँ पे है, हरी यहाँ पे है, और आरुषि कहाँ पे है, आरुषि आपके यहाँ पे है। तो यहाँ से हमें क्लियर पता लग रहा है कि भाई हरी की मदर कौन है, फैंसी, और फैंसी के फादर इन लॉ थे, मतलब कि हरी के लिए वो क्या लगेंगे, उसके ग्रैंडफादर लगेंगे। तो आपसे ये पूछा गया था कि हाउ इज हरी रिलेटेड टू आरुषि, तो आरुषि ऑब्वियसली बात है, हरी क्या लगेगा उसका, वो लगेगी उसकी ग्रैंड डॉटर। कैसे, दोबारा देखिए, आपसे ये पूछा गया था कि हरी का आरुषि के साथ क्या रिलेशन था। तो हमें पता कि हरी क्या है, फैंसी की बेटी है, और फैंसी क्या है, डॉटर इन लॉ है किसकी, आरुषि की। तो इस हिसाब से जो हरी है वो क्या लगेगी आरुषि के लिए, उसकी लगेगी ग्रैंड डॉटर। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ इज दिनकर रिलेटेड टू हरी, तो कि जो दिनकर है वो हरी के साथ क्या रिलेशन रखता होगा। तो हम कहेंगे कि भाई हरी किसकी बेटी थी, दोबारा फैंसी की, और फैंसी किसकी वाइफ थी, एडवर्ड की। और हमें पता है कि एडवर्ड, दिनकर और चरण ये तीनों भाई थे। तो दिनकर के लिए हरी क्या लगेगी, उसकी नीस लगेगी, और हरी के लिए दिनकर क्या लगेगा, उसका अंकल लगेगा। बट आपसे पूछा गया था हाउ इज दिनकर रिलेटेड टू हरी, तो हम कहेंगे आंसर क्या आ जाएगा आपका, पैटर्नल अंकल। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था हाउ मेनी चिल्ड्रन डज आरुषि हैव, कि आरुषि के कितने बच्चे थे। तो हमें पता है कि भाई एक तो कौन हो गया, चरण, एक हो गया एडवर्ड, और एक हो गया दिनकर। तो इसलिए हिसाब से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 चिल्ड्रन। तो हम कहेंगे भाई आरुषि के कितने चिल्ड्रन थे, 3 चिल्ड्रन थे, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बोलता आ रहा हूँ कि अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो आपको ये आंसर करने में ज़्यादा टाइम मिलेगा। मेन काम होता है इस चीज़ को ड्रॉ करना, इस चीज़ को अरेंज करना। अगर ये चीज़ आपकी अच्छे से अरेंज होगी तो क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए आज का हम एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो आपके नबार्ड 2017 के प्री के एग्जाम में आया गया था। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी कुछ दी गई थी, और इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको उन क्वेश्चन का जवाब देना था, ठीक है। तो जब आपको पढ़ोगे तो आपको ये पता लगेगा कि भाई यहाँ पे क्या दे रखा है, कि आप कह रखा है कि भाई 7 लोग हैं जिनकी सबकी उम्र क्या है, डिफरेंट है, और उनका आपस में किसी ना किसी तरह से आपस में रिलेशन है, और इट इज अज्यूम हस्बैंड इज ओल्डर देन वाइफ, मतलब कि ये माना गया है कि जो हस्बैंड है वो वाइफ से उम्र में बड़ा है। फिर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है, और उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे आपको पढ़ने पे आपको ये तो पता लग गया कि भाई सबसे पहली बात तो ये क्या है कि 7 लोग हैं, और सातों के सातों डिफरेंट एज के हैं। तो यानी कि सबसे पहले तो मैं यही बना लूँ कि 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि ये तो मुझे अरेंज करने ही करने हैं, मतलब कि इन सातों को अरेंज एज वाइज तो अरेंज करना ही है मुझे, ठीक है। एक चीज तो मुझे ये करनी है, दूसरी चीज मुझे क्या करनी है, इनका आपस में रिलेशन भी देखना है, तो उसको भी देखना है। तो सब कुछ देखते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 7 लोग थे, वो अरेंज कर लिए, डिफरेंट एज के लिए थे, उसके लिए हमने बना लिया। हस्बैंड वाली बात जब करेंगे तब देखेंगे। अब सबसे पहले आपको क्या कह रहा है कि टी इज ओल्डर देन वी, तो इसको हम हिंट की तरह लिखते हैं कि टी इज ओल्डर देन वी, कि टी के उम्र में बड़ा है किससे, वी से, बट यंगर देन यू, बट यू से छोटा है। तो यू कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा, ये बना दिया हमने। फिर कह रहे हैं पी इज द मदर ऑफ क्यू, कह रहे हैं कि जो पी है वो मदर है किसकी, क्यू की। तो क्यू कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। अब क्यू उसका बेटा है, बेटी, कुछ भी हो सकता है। फिर कह रहे हैं आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ पी, कह रहे हैं जो आर है वो क्या है, सिस्टर इन लॉ है किसकी, पी की। तो आर क्या बन जाएगी, सिस्टर इन लॉ पी की।
और कह रहा है कि आर इज अनमैरिड, और कह रहा है कि आर क्या है, आर की शादी नहीं है। तो यहाँ से एक पता लग गया कि जो आर है वो पी के लिए क्या है, नंद है, और पी क्या है, उसकी भाभी है। ठीक है, इस चीज से यहाँ कंफर्म हो रहा है। फिर कह रहा है टी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एस, एस इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। मतलब कि आपको कह रहा है कि जो एक तो चलो यहाँ पे ये चीज हो गई, दूसरी चीज कह रही थी कि टी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एस। कह रहा है कि टी क्या है, डॉटर इन लॉ है किसकी, एस की, और एस इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली। तो ये मेल फीमेल कुछ भी हो, पर इतना कंफर्म हो गया कि एस क्या है, एल्डेस्ट मेंबर है, तो इसलिए एस कहाँ पे आएगा, सबसे टॉप पे आएगा। फिर कह रहा है यू इज द फादर ऑफ ओनली आर एंड बी। अब कह रहे हैं कि यू किसका फादर है, सिर्फ आर एंड बी का। तो आर तो एक ये हो गया, और इसी के साथ कनेक्ट कर दें। अब यहाँ पे देखो, आपको बोला गया था कि जो आर है वो सिस्टर इन लॉ है किसकी, पी की, और कह रहा था आर क्या है, अनमैरिड है। तो ऑब्वियसली बात है पी की शादी किससे हुई होगी, आर के भाई के साथ, क्योंकि वो फीमेल थी। और हमें बोला गया कि यू इज द फादर ऑफ ओनली आर एंड बी। कह रहे यू किसका फादर है, आर एंड बी का। तो आर यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो वी है वो क्या होगा, हस्बैंड होगा किसका, पी का, और ये वी और आर ये किसके चाइल्ड होंगे, यू के। अब इनमें से मेल फीमेल का कुछ पता नहीं। ठीक, फिर कह रहा है आर, यहाँ पे ये हो गया वी डज नॉट हैव एनी सन। अब कह रहा है कि वी का कोई सन नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से इसका भी चीज कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि हमें बोला गया था कि क्यू किसका चाइल्ड है, पी का, और पी और वी हस्बैंड वाइफ है। और कह रहे हैं कि वी का कोई क्या है, सन नहीं है। तो सन नहीं है तो ऑब्वियसली बात है ये क्या हो जाएगी, उसकी डॉटर हो जाएगी। अब आगे क्या कह रहा है, आर इज ओल्डर देन वी। मतलब कि कह रहा है कि जो आर है वो उम्र में बड़ी है किससे, वी से। अब यहाँ पे एक और चीज देखिए कि अगर आपको कह रहा है कि आर उम्र में बड़ी है किससे, वी से, तो यानी कि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ऊपर आएगी, इससे वी से ऊपर ही आएगी उम्र में। और एक और चीज बताए कि वी और पी क्या है, हस्बैंड वाइफ है, और हमें बोला गया था कि जो हस्बैंड है वो वाइफ से उम्र में बड़ा होगा। तो वी अगर बड़ा है तो पी तो क्या होगा, उससे छोटा होगा। यू तो हमने ऑलरेडी अरेंज कर लिया, ये यानी कि यहाँ पे आ गया। ठीक है, कह रहे द थर्ड एल्डेस्ट इज 54 ईयर ओल्ड। मतलब कि कह रहे जो सबसे तीसरी उम्र पे होगा उसकी उम्र कितनी होगी, 54 होगी। एंड द यंगेस्ट ऑफ फैमिली इज 4 ईयर ओल्ड। और कह रहे कि जो सबसे छोटा होगा वो उसकी कितनी उम्र होगी, 4 साल। अब यहाँ पे देखिए टोटल कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 और 5 लोग तो हमारी सीधे सीधे इस वाले में है, और 2 लोग इसमें हैं। तो अगर इन 2 लोगों को हम इनके साथ अरेंज कर दें तो हमारा कुछ आंसर निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। अब यहाँ पे देखिए कैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं। आपको वो देखा, आपको ये दे रखा था कि भाई यू के सिर्फ 2 बच्चे हैं, वी और आर। तो यानी कि यहाँ पे टी तो आ नहीं सकता। और आपको क्या बोला था कि टी की क्या है, एस और टी के बारे में आपको कुछ दिया था, हाँ दिया था, एस दी सॉरी ये दिया था कि टी इज दी डॉटर इन लॉ ऑफ एस। कि टी क्या है, डॉटर इन लॉ है किसकी, एस की। और हमें पता है कि यू वी और आर के पेरेंट्स में से कोई एक है। तो अगर ये टी क्या है, फीमेल है, तो हम ये मान सकते हैं कि टी की शादी किससे ही होगी, यू से। तभी अगर हम ये कहें कि एस क्या हो जाएगा, मेल फीमेल कुछ भी हो, तो यू क्या हो जाएगा, उसका हस्बैंड हो जाएगा। तो अगर इनको इसके साथ अरेंज करते हैं तो हमारा चीज कंप्लीट हो जाती है ना। तो हाँ, तो यानी कि अगर हम ये कह सकते हैं कि भाई एस अगर यहाँ पे है तो इसको यू को मैं यहाँ मान सकता हूँ, क्योंकि उससे छोटा कौन होगा, यू ही होगा, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में से हस्बैंड बड़ा होगा। अगर ये होगा उसके बाद कौन आएगा, आपका टी आएगा। अब टी के बाद हमें पता है कि भाई आर और वी में से आर बड़ा है, तो आर यहाँ पे आएगा। फिर कौन आएगा, आपका वी आएगा, और वी के बाद कौन आएगा, आपका पी आएगा, और पी के बाद एंड में कौन आएगा, क्यू आएगा। इसमें से जेंडर भी लिख लेते हैं साथ के साथ। यू का क्या आ जाएगा प्लस, टी का क्या आ जाएगा माइनस, आर का क्या आ जाएगा माइनस, वी का क्या आ जाएगा प्लस, पी का क्या आ जाएगा माइनस, और क्यू का क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, सिर्फ एस का हमें नहीं पता कि मेल फीमेल में से क्या हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से एक बार समझिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब ये नबार्ड के क्वेश्चन में आया है तो यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके हिसाब से यानी कि इसी तरह के क्वेश्चन आपको और भी एग्जाम में दोबारा जो नबार्ड के एग्जाम में होंगे तो वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरह से समझना है। जैसे कि आप दोबारा समझा रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो हमने क्या माना
कि 7 जनरेशन बना ली, यानी 7 जनरेशन सॉरी बना रहे 7 क्या बना रही एज के हिसाब से हमने अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया, क्योंकि हमें बोला गया था कि ईच पर्सन इज और डिफरेंट एज, के सभी पर्सन की क्या है डिफरेंट एज है। तो हमें पता लग गया कि सभी पर्सन को मुझे एज के हिसाब से अरेंज करना है, तो वो 7 मैंने बना लिया। फिर हमने एक बात अज्यूम कर रखी थी कि हस्बैंड इज ओल्डर देन वाइफ, कह रहे हैं कि जो हस्बैंड है वो वाइफ से उम्र में बड़ा होगा, तो हमने उस चीज़ को भी अज्यूम कर लिया। फिर उसके बाद उसने जो इन्फॉर्मेशन दी उसको हमने ड्रॉ करते गए। सबसे बोला गया कि टी इज ओल्डर देन वी बट यंगर देन यू, कह रहे टी इज ओल्डर देन वी बट यंगर देन यू, तो हमने यू टी वी को ऐसे अरेंज कर लिया था। फिर हमें बोला गया था कि पी इज द मदर ऑफ क्यू, फिर हमें बोला था कि पी किसकी मदर है क्यू की, तो पी का जेंडर पता लग गया, और किसकी मदर थी क्यू की, तो क्यू का हमने याद किया, तब हमें क्यू का जेंडर कंफर्म नहीं होता है। फिर हमें बोला गया कि आर इज दी सिस्टर इन लॉ ऑफ पी, फिर हमें बोला गया कि जो आर है वो सिस्टर इन लॉ है किसकी, पी की, तो यानी कि आर के लिए पी क्या लगेगी, उसकी भाभी लगेगी। क्यों? क्योंकि अगली लाइन ने हमें बोला था कि आर इज अनमैरिड, कि जो आर है वो अनमैरिड है, मतलब कि आर क्या है उसकी ननंद है, और पी क्या है उसकी भाभी, किसके लिए, आर के लिए। तो यानी कि पी की शादी किसके साथ हुई होगी, आर के भाई के साथ। ठीक है, फिर आगे आपको कहना था कि T इज दी डॉटर इन लॉ ऑफ S, आपको कहा गया था कि जो T है वो डॉटर इन लॉ है किसकी, S की, और S कह रहा था S इज दी एल्डेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली, तो इसलिए हिसाब से हमने सीधा सबसे यहाँ पे क्या रख दिया था, S को रख दिया था। फिर कह रहा है U इज दी फादर ऑफ ओनली R एंड V, फिर आपको बोला गया था कि U किसका फादर है, R एंड V का, तो यहाँ पे देखिए अगर R यहाँ पे है तो V को कहाँ रखना पड़ता था, यहाँ पे, और हमें पता है कि P उसकी भाभी है, तो ऑब्वियसली बात है V क्या हो जाएगा, उसका भाई हो जाएगा, और V और R किसके चाइल्ड हो जाएंगे, U के, और आपको बोला गया था कि U इज दी फादर ऑफ ओनली R एंड V, तो U का भी जेंडर हमें पता लग गया था, तो इसलिए हमने इसको यहाँ बना लिया। फिर कह रहा है कि U डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, और कह रहा है कि U का कोई भाई बहन भी नहीं था, तो इसलिए हमने इसके साथ कुछ नहीं रखा। फिर कह रहा है V डज नॉट हैव एनी सन, फिर कह रहा था कि V का कोई सन नहीं है, तो हमें पता था कि भाई V की शादी किसके साथ हुई है, P के साथ, और P किसकी मदर है, Q की, और हमें बोला कि V का कोई सन नहीं है, तो सन नहीं है तो Q क्या हो जाएगी, डॉटर, तब जाके हमें कंफर्म हुआ कि Q का जेंडर क्या हो जाएगा, फीमेल। फिर कह रहा है R इज ओल्डर देन V, और हमें बोला गया था कि जो R है वो उम्र में क्या है, बड़ी है किससे, V से, और हमें बोला गया था आगे द थर्ड एल्डेस्ट इज 54 ईयर ओल्ड एंड यंगेस्ट इज 4 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो हमें पता लग गया था कि S तो सबसे बड़ा है, तो इसलिए S को यहाँ पे रख दिया। फिर S से छोटा कौन होगा, U होगा, क्योंकि वो हस्बैंड था, इसलिए उसने यहाँ पे रख दिया। फिर T आया, फिर R आया, फिर आपका V आया, फिर P आया, फिर Q आया, तो यहाँ से हमें पता लग गया कि T की उम्र कितनी है, 54 ईयर, और Q की कितनी है, 4 ईयर, और इस हिसाब से ये अरेंज होगा, और ये क्या होगा, ये उनके एज के अकॉर्डिंग अरेंज हो गए, और ये इनके रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको बार बार इस पूरी वीडियो में यही कहता रहा हूँ कि आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको बड़े ध्यान से धीरे धीरे पढ़ना है, और उसको समझना है कि एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है, और उसी के हिसाब से आपको सभी चीज़ों को ड्रॉ करना है। ओके, अगर ये चीज़ें ड्रॉ होगी तो इसके सीधे सीधे जो 4 या 5 क्वेश्चन आए होंगे वो विद इन सेकेंड में आपके सॉल्व हो जाएंगे। बस इसको बनाने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, पर वो टाइम भी कम होता जाएगा अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हो। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि इफ Q प्लस V इक्वल टू 31 व्हाट इज द पॉसिबल एज ऑफ R, कह रहा है Q और V की उम्र को अगर जोड़ दिया जाए तो उनकी उम्र का जोड़ बनता है 31, तो उसके हिसाब से बताइए R की पॉसिबल एज क्या है। तो आपको देखिए, आपको Q की उम्र तो पता है कि V कितनी है, 4 साल, और कह रहे V की कितनी हो जाएगी, इसके हिसाब से हो जाएगी 27। तो आपसे पूछ रहा था कि बताइए R की उम्र क्या होगी। अब हमें पता है कि भाई V की तो कितनी है 27, और T की कितनी है 54, तो यानी कि R की जो उम्र होगी वो किसके बीच में होगी, 54 और 27 के बीच में होगी, है ना। तो सबसे पहली बात तो कह रहा था 27, तो ये कट जाएगा। सेकंड कह रहा था 56, ये कट जाएगा। फिर कह रहा है 23, ये भी कट जाएगा। फिर बचा कौन सा 59, ये भी पॉसिबल नहीं है। बचा क्या 30, हम कहेंगे हाँ पॉसिबल एज क्या हो सकती है 30, क्योंकि 30 एक ऐसी वैल्यू है जो 54 और 27 के बीच में आ रही है, तो हम कहेंगे कि भाई जो R की पॉसिबल एज होगी वो कितनी होगी 30। सेकंड क्वेश्चन था कि इफ P इज 24 ईयर ओल्ड, कह रहे हैं कि अगर P को हम कितना मान लें 24 मान लें, व्हाट विल बी द सम ऑफ एज ऑफ P एंड T, तो कह रहे हैं P और T की उम्र क्या होगी। तो हमें पता है T की उम्र तो कितनी है ऑलरेडी 54 में अगर 24 जोड़ दे तो कितना बनता है
78, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 78। और लास्ट क्वेश्चन था कि हाउ इज टी रिलेटेड टू क्यू। तो आपको पता था कि जो टी है वो क्यू का क्या लगेगा, तो हमें पता है भी क्यू किसका चाइल्ड है, वी और पी का, और वी किसका चाइल्ड था, यू का, और यू की वाइफ कौन है, टी। तो इस हिसाब से आपसे पूछा गया था हाउ इज टी रिलेटेड टू क्यू, तो हम कहेंगे टी इज द पैटर्नल ग्रैंडमदर। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा पैटर्नल ग्रैंडमदर। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। तो हमने जैसा कहा कि इस पूरी वीडियो में हमने यही किया, एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए, जो पुराने पेपर में जो क्वेश्चन आ रखे थे हमने उनको डिस्कस किया, और सभी क्वेश्चनों को करने का हमारा एक ही तरीका रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना, उसको इंटरप्रेट करना, फिर अपने ड्रा करना, जनरेशन वाइज अरेंज करना, मेल फीमेल का ध्यान रखना कि मेल और फीमेल पे जो रहेगा, और साथ के साथ जो कपल होगा उसके बीच में इक्वल टू का साइन डालना, और फिर उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके हमने सारे बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अब आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना है, इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। पहले जो मैंने समझाया पहले उसको समझिए, फिर उन्हीं क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देखिए, और फिर देखिए कि भी क्या हो रहे हैं। अगर वो उस टाइप के क्वेश्चन हो रहे होंगे तो फिर आप और भी बुक्स पे जहाँ भी आपको मटेरियल मिले वहाँ से आप उसको सॉल्व करके दे सकते हो, उसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चन। साथ ही साथ मैं इस वीडियो के साथ एक PDF का भी लिंक डाल दूंगा जहाँ पे आप उस टाइप के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। तो हम आपको मिलेंगे अब अपनी नई वीडियो में किसी नई चैप्टर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।